वेलकम टू आईएएस पॉइंट। और यहाँ पे जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि इसमें ये बताया गया है जो हमारा है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है, सॉरी एसटी। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े संवैधानिक आयोगों की चर्चा कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो सेशन है वो आप चाहे यूपीएससी से लेकर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो चाहे आपका हो अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये जो है इनसे क्वेश्चन आते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास कर जो एमपी वाले हैं यानी कि एमपी पीसीएस वाले हैं एमपी पीएससी वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन आयोगों को आपको ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द जितना भी मैं बोलते जाऊँ नोट करते जाना है। हालांकि मैं बताऊंगी कहाँ पे नोट करना, वैसे नहीं कि कुछ भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप नोट कर लो, लेकिन जितनी चीज़ें नोट करने लायक है जो कि आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पीटी में यूनिट जो 10 है हमारी, ठीक है, उसमें पूरा क्या दिया गया है, यही पूरा इसमें जितने भी आयोग हैं दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि सिलेबस अभी 2000 इधर 19-20 में चेंज हुआ। पहले था कि मतलब उसमें ये होता था कि चलो मतलब 2 3 4 थे कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण आयोग डाल दो, राष्ट्रीय आयोग डाल दो, महिला आयोग डाल दो, कुछ ऐसा था। लेकिन अब पूरा सिनेरियो इसका हो चुका है चेंज, सिलेबस हो चुका है पूरा चेंज। तो इसमें लगभग आप देखोगे कि 40% से ज़्यादा ही पूछता है एमपी स्पेशल का। उसके बाद फिर उसमें से भी जो बचा कुचा रहता है आपका आयोग देखे होंगे कि उसमें पूरे 10 टॉपिक ही 10 भी यूनिट में डाल दिया गया। बाकी करंट सेक्शन जो भी है हमारा अदर जो जीके जीएस का है वो तो है ही। तो इसलिए हमें और ऑब्वियस है कि क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड भी जो होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है, बाहर जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। हालांकि पेपर अप्रैल में ही होने वाला था बट अब वो 19 जून में भी होने वाला है। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। और हो सकता है सिलेबस तो अभी ही चेंज हुआ है, जस्ट अभी एक बार का पेपर हो चुका है। अब सोचिए आप कि उस बार में मतलब ऐसा आया था, 1-2 क्वेश्चन आए थे बट उस तरीके का नहीं कि जितना मतलब था कि इतना ज़्यादा आयोग ने चेंज किया है ये सारी चीज़ें तो आएगा तो नहीं आया था। लेकिन ये मत समझ के चलिएगा कि इस बार भी नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही मैंने अभी क्या मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे संवैधानिक निकाय हैं या कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक बार आज मैं फिर आपको रिवाइज कराती हूँ, हालांकि डेली ही कराती हूँ ताकि आपको साथ साथ सारी चीज़ें याद होती जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग हमने देखा था ये कैसा एक निकाय है, ये एक क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। उसके बाद हम बात करें कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है और कितने पार्ट के अंदर में आता है। तो जो हमारा इसका निर्वाचन आयोग के लिए आर्टिकल आते हैं उनमें से हमने देखा था कि 324 से लेके 329 तक की बात की जाती है, ये अनुच्छेद, ठीक है। और भाग कौन सा आएगा, तो हमारा जो पार्ट आता है वो पार्ट 15 के अंदर में निर्वाचन आयोग आता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि सुकुमार सेन थे और जो रमा देवी थी बीएस रमा देवी वो पहली महिला हेड थी, ठीक है। और यश भाई कुरैशी पहले मुस्लिम हेड थे। ये तो हो गए निर्वाचन आयोग की मोटी मोटी बातें। हालांकि इनका कार्यकाल क्या कैसे वो सारी चीजें हम वीडियो में आपको कवर करा चुके हैं। अब बात करें हम यूपीएससी की, तो यूपीएससी और जो आपका यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट पीसीएस का आता है, तो इस पे मतलब कि आपको अलग अलग नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे क्या करोगे कि देखिए इनके लिए आर्टिकल और भाग यानी कि भाग 14 आता है और यहाँ पे जो आपका आएगा ये 14 भाग आएगा आर्टिकल 323 से, सॉरी 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 323 नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल नंबर आता है वो कितना आता है 315, ठीक है। 315 से 323 तक की बात इसमें की गई है। तो ये याद रखना किसके लिए, दोनों के लिए ही आर्टिकल सेम है, तो उन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अब हम बात करें कि यूपीएससी के, देखो स्टेट में अपने अपने अलग अलग हेड होते हैं, वो अलग अलग बनाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। एंड स्टेट की बात करें तो रोज बार का जो थे वो पहले हेड थे। क्वेश्चन इनसे आते हैं कि पहले कौन थे दूसरे कौन थे या लेटेस्ट में कौन चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और मैंने सारी चीज़ें कवर भी कराई है, तो आप उसे डिटेल से समझिए। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि जो हमारा वित्त आयोग है, ठीक है, और तो उसकी चर्चा की। उसके बाद जो हमारा था जो
जो जीएसटी के लिए काउंसिल बनाई गई थी, उसके बारे में भी देखा था हमने कि उसमें 279A आर्टिकल है, याद रखिएगा, ठीक है। जीएसटी के लिए संशोधन नंबर कौन सा, 101वां संशोधन नंबर है जो जीएसटी टैक्स वाला आया था, और उसी के ये मतलब कि वो सारे टैक्स को देखने के लिए जीएसटी काउंसिल एक बनाई गई, और उस काउंसिल की हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से मतलब किस तरीके का वो काम करते हैं। अब हम बात किए इससे पहले कि राष्ट्रीय जो हमारे अनुसूचित जातियों के लिए आयोग बनाया गया था, उसमें हमने देखा तो वहाँ पे भी आपका जो था 338 आर्टिकल था, और देखो 338 और भाग इसमें 16 है, ठीक है। इसमें से जो चीज़ें हैं, पहले मैंने पूरी हिस्ट्री बता दिया है कि जो एसटी था, ओबीसी था, वो सारे एक में ही मर्ज थे। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ें अलग से यहाँ पे दी गई थी। जितनी भी चीज़ें थी हमें सारी की सारी एक साथ देखने को मिल रही थी, कि इसमें से ऐसा था ही नहीं कि कुछ अलग हो। मतलब एसटी के लिए भी, एसटी के लिए भी, ओबीसी के लिए भी जितने भी आयोग थे वो एक साथ मिलके काम कर रहे थे। पूरा ये था कि वो देखेंगे पूरा, ठीक है, मतलब कोई भी काम है तो उनको ही देखना था। लेकिन बाद में क्या किया जाता है यहाँ पे कि एक संविधान संशोधन किया जाता है, और उसके बाद से ये कर दिया जाता है कि अब क्या होगा, यहाँ पे जो आयोग है अलग अलग काम करेंगे, यानी एससी वाला अलग काम करेगा और एसटी वाला अलग काम करेगा। ये संशोधन कब होता है? ये संशोधन आपका 2003-4 में होता है, और इस संशोधन का जो नंबरिंग है वो 89वां संविधान संशोधन नंबर है। प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। एस्टेक मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब यहाँ से देखिए कि जब 89वां संविधान संशोधन हुआ 2004 का, तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे ये कर दिया गया कि जो 338 है, 338 रहने दिया गया। तो 338 में अनुच्छेद में एससी को डाल दिया गया, और 338 के ए में डाल दिया गया एसटी को, ठीक है। तो ये दोनों को कर दिया गया अलग अलग, और 2018 में जो एससी था वो ही देखता था किसका, यदि कि जो एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग था ओबीसी का, लेकिन उसे भी 2018 में अलग कर दिया गया, और उसे 102वें संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया। अब उसके लिए एक अलग से आयोग की भी स्थापना कर दी गई, तो वो भी अब अलग हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि हमने मतलब मिलती जुलती ही सारी बातें हैं, जो आपकी अनुसूचित जाति के लिए थी वही चीज़ें सेम आपकी अनुसूचित जनजातियों के लिए होगी। तो इसका आप देख चुके हो कि ये जो संविधान आर्टिकल में मतलब कि संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है वो क्या है, हमारा 338 का राइट। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा निकाय है, आपको लिखते जाना है, प्लीज नोट करते जाएं आप लोग, कि जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है। तो इसमें से क्या है कि यहाँ पे जो आपका आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, 338 का क्या आएगा, इसमें ए आएगा, या का, आप जो भी कंफर्टेबल हो लिखे। ये कैसा आयोग है, ये एक संवैधानिक आयोग है आपका, क्योंकि संवैधानिक आयोग की चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक का आपका एक संवैधानिक आयोग है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 19 फरवरी 2004, एससी का भी एसटी का भी, क्योंकि संशोधन तो उसी टाइम में हुआ था 89वां संविधान संशोधन के तहत। कब, 19 फरवरी, ये डेट याद रखना है ये, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे ही कि कौन से तारीख को। बहुत ही क्लोज ऑप्शन देते हैं, आपने में से जो भी एग्जाम दे रहे होंगे उन्हें बहुत बखूबी पता होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि कैसे ऑप्शन आते हैं और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो इसको ये मत सोचिएगा कि 2003-4 याद कर लेते हैं काम हो जाएगा, जी नहीं होगा। तो यहाँ पे 19 फरवरी 2004 से ये अपने अस्तित्व में आता है, क्योंकि 89वां संविधान संशोधन ये हो चुका था 2003 में ही, और ये अस्तित्व में 4 से आते हैं, मतलब काम वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। अब आता है कि इनमें जो सदस्य होते हैं या इनकी नियुक्ति कौन करता है, सदस्यों की, इनको हटाने का काम कौन करता है। तो इनके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, चाहे वो एससी के हों चाहे एसटी के हों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो इनका कार्यकाल होता है, देखो हटाया भी उन्हीं के द्वारा जाएगा और नियुक्त भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आएगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो कार्यकाल इनका क्या होता है, 3 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है,
3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और इन्हें शक्तियों की बात करें कि कौन-कौन सी शक्तियाँ इन्हें दी गई हैं, तो यहाँ पे यदि आप शक्तियाँ देखेंगे तो इनको जैसे था ना एससी वाले में था, सेम एसटी वाले में भी है, बस थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि अब जो एससी आयोग है वो सिर्फ़ एससी मतलब कि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं उस पे ध्यान देंगे। एसटी वाले जितने भी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है उतनी बातें ध्यान देंगे। उसमें सारा अपना मतलब एक ही उस पे फ़ोकस करने वाले, ये अपने में, ये अपने में। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इनको भी सिविल न्यायालय की शक्ति है प्राप्त है कि किसी भी, अब सिविल न्यायालय का मतलब है कि अब इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि वो भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मान करना, हाजिर करना, उसकी शपथ, यही सारी चीज़ें हम एसटी में भी पढ़े हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एससी, एसटी में दोनों में ही चीज़ें लगभग-लगभग आपको कॉमन देखने को मिलेगी। और जो मेजर अंतर आता है, जो मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, वो सिर्फ़ इतना ही मिलता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, मतलब कौन-सा आर्टिकल में डिफरेंस हुआ, कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था, और इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान पा रहे हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और एक और हुआ था यहाँ पे एससी एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई थी 65वें संविधान संशोधन में। इनके लिए कि दोनों के लिए था कि आप आयोग करो, फिर हुआ भी था लेकिन बाद में फिर इन्हें अलग अलग कर दिया गया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एंड इनके हेड की बात करें, जो अध्यक्ष पहले थे कुंवर सिंह थे, फिर उसके बाद उर्मिला सिंह बनी, फिर उसके बाद रामेश्वर ओरान थे, 2 बार ये बनते हैं, फिर नंद कुमार साई थे और हर्ष चौहान वर्तमान समय में। ठीक है? तो देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट आप लोग फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यदि बदल गए हों तो हर्ष चौहान जी, मैं बता रही हूँ अभी आपको, आज 1 मार्च है, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है बदल गए हों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके हेड कौन है, क्योंकि इनके नाम भी पूछे जाते हैं। और मैंने स्पेशली एमपीपीसीएस वालों को बता ही दिया है कि उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेजर मेजर बातें एक बार फिर इसे रिकॉल कर लेते हैं, कितनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, इसमें बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन बहुत कुछ वही लिखा हुआ जो हम एससी कमीशन में पढ़ चुके हैं। इनके कार्य वगैरह, इनकी शक्तियाँ वगैरह सेम वही पोजीशन पे हैं। ठीक है? तो इतना ज़्यादा दिमाग ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस मोटा-मोटा आप हिसाब याद रखिए कि यहाँ पे अब दोनों का एक साथ पढ़ने का क्या मतलब? मतलब ठीक है ना, एक का पढ़ लिए, सेम चीज़ें हैं, क्योंकि इनको पद से हटाएगा कौन, नियुक्ति कौन करना, राष्ट्रपति को ही करना है। इनके कार्यकाल को भी हमने देख लिया। ये अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? ये अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद में देता है, राज्य के लिए राज्यपाल को रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है? तो वहाँ पे वो विधानमंडल में रिपोर्ट अपनी रखेगा। तो इस तरीके से, और उसके बाद इनका आर्टिकल नंबर मेन है जो कि संशोधन के बाद हुआ था। वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके मेंबर्स कौन-कौन से किस भाग में आता है, तो ये भी आपका भाग 16 ही आएगा, क्योंकि इसके लिए भाग कोई अलग से विकसित नहीं किया गया था। तो इसके लिए भी भाग कौन सा आएगा, 16 आएगा। और इनके कार्यकाल का बताया भी गया है कि 3 वर्ष का होता है। सो दैट आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे एंड एक आयोग को दूसरे आयोग से लिंक कर पा रहे होंगे। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम कहते हैं कि 10 आयोग है, 15 आयोग है, अरे क्या है, देखो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए आर्टिकल पार्ट तो सेम ही हो चुके हैं। ठीक है? उसके लिए तो हमें अब अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, जहाँ पे जो चीज़ें यूपीएससी के आयोग को राष्ट्रपति को देनी है, वहाँ पे वो राज्यपाल को देगा। उसके बाद जहाँ पे सेंटर में कुछ काम करना, वहाँ पे वो राज्य के लिए कुछ काम करेगा। तो उस तरीके से थोड़ा-सा हम लिंक करके पढ़ेंगे तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एससी एसटी को तो हमने एक में ही मर्ज कर दिया, पहले अलग ही मर्ज ही थे। लेकिन अलग करने के बाद भी आप पढ़ोगे तो वही है, बस मेजर फोकस अब करना तो एससी के लिए ये करेंगे, एसटी के लिए वो करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकार है, ये भी एक संवैधानिक आयोग ही है। ठीक है? तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अब कवर करेंगे कि किस तरीके से जो भाषा के आधार पर, ऑब्वियसली कि कहीं पे मतलब हिंदी भाषी लोग ज़्यादा मिल गए तो फिर अदर भाषा वाले तो अल्पसंख्यक ही कहला जाएंगे, तो उनके लिए तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो इसको पढ़ेंगे। हालाँकि यहाँ पे ये जो पूरा सिनेरियो है, हम लोग पूरे मतलब ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि ये हमारे टॉपिक में सिलेबस में नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाऊँगी, आपके सिलेबस में है तो भी, क्योंकि ये यूपीएससी
आपके सिलेबस में भी मेंशन हैं, तो वहाँ भी आपकी ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमारा क्या होता है, थोड़ा अच्छे तरीके से तैयारी होती है। एंड जब भी नोट्स बनाए ना, तो जितनी छोटी-छोटी बातें मैं बताती हूँ कि से संवैधानिक आयोग है, एक टॉपिक में लिखे संवैधानिक आयोग, आर्टिकल नंबर, पार्ट नंबर, उसके बाद आपने लिख लिया कि वर्तमान में हेड कौन है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। बस 1 पेज में पूरा नोट्स आ जाना चाहिए, आधे पेज में भी आ जाएगा। तो पूरी कॉपी नहीं भरनी है, बस इस तरीके से लिखते जाना है। तो जो भी चीज़ें ना समझ में आया करें, आप लोग बताया करें। और इसके बाद अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आप कभी नहीं बताते हैं। खैर जाने दीजिए, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे इसको, देखते हैं क्या इसमें है।